नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वनडे सीरीज चल रही है और खास तौर पर एडिलेड में हुए दूसरे मैच के। इसी मैच ने सीरीज का नतीजा भी तय कर दिया। हमारे पास आनंद बाजार पत्रिका का एक लेख है जो इस मैच और भारत की हार का काफी बारीकी से विश्लेषण करता है। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि भाई रोहित शर्मा के फॉर्म में लौटने के बावजूद टीम इंडिया ये सीरीज हार कैसे गई और इस हार के मतलब खासकर विराट कोहली के लिए क्या मायने हैं। क्या ये सिर्फ एक मैच की हार है या कुछ गहरे संकेत दे रही है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये मैच सिर्फ स्कोर कार्ड तक ही सीमित नहीं था। ये शुभमन गिल की कप्तानी, कुछ सीनियर खिलाड़ियों का भविष्य और टीम की आगे की दिशा, इन सब लिहाज से काफी अहम बन गया था। तो नतीजों के साथ साथ इसके पीछे की कहानियों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो नतीजे की बात कर लेते हैं। एडिलेड में भारत को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की मतलब अजय बढ़त बना ली है। हाँ, बढ़त बना ली है। यानी सिडनी में जो आखिरी मैच है वो अब बस एक फॉर्मेलिटी रह गया है। और ये बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल की पहली सीरीज हार भी है। देखिए, 265 रनों का लक्ष्य एडिलेड ओवल में बचाव के लायक तो था, पर आसान नहीं था। और ऑस्ट्रेलिया ने इसे हासिल किया, वो भी तब जब उनके 2 सबसे अनुभवी बल्लेबाज मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड सस्ते में पवेलियन लौट गए थे। हाँ, वो जल्दी आउट हो गए थे। ये उनकी बल्लेबाजी की गहराई और दबाव झेलने की क्षमता दिखाता है ना। हाँ, ये बात तो है। लेकिन इस हार के अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी दिखी। वो थी रोहित शर्मा की फॉर्म में वापसी। पिछले मैच में वो जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने पारी को संभाला। शुरुआत थोड़ी धीमी जरूर थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने जाने पहचाने अंदाज में रन गति बढ़ाई। हाँ, वो पुराने रोहित की झलक देखी। बिल्कुल वही पुराने रोहित वाली झलक, और खासकर उनके पुल शॉट्स कमाल के थे। उन्होंने 97 गेंदों पर 73 रन बनाए। शतक से तो चूक गए, लेकिन हाँ, इस पारी ने टीम मैनेजमेंट को थोड़ी राहत जरूर दी होगी। लेख में एक दिलचस्प जानकारी भी है कि उन्होंने हाल ही में करीब 10 किलो वजन कम किया है। अच्छा। हाँ, जिसका असर उनकी फिटनेस और विकेटों के बीच दौड़ पर साफ दिख रहा था। ये वजन कम करने वाली बात वाकई गौर करने लायक है। सिर्फ दौड़ ही नहीं, शायद ये लंबे समय तक उच्चतम स्तर पर खेलने की उनकी प्रतिबद्धता का भी संकेत हो सकता है, जो चयनकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। हाँ, हो सकता है। उनकी पारी का अगर विश्लेषण करें तो पहले 40 गेंदों पर स्ट्राइक रेट सिर्फ 40 का था। मतलब उन्होंने क्रीज पर टिकने को प्राथमिकता दी। लेकिन एक बार नजरें जमने के बाद अगली 57 गेंदों पर उनका स्ट्राइक रेट 106 से ऊपर चला गया था। मिचेल ओवन पर लगाए वो 2 छक्के। बिल्कुल। ये शायद वैसी विस्फोटक रोहितोचित शतकीय पारी ना हो जिसकी हम उम्मीद करते हैं, पर मौजूदा हालात में ये एक बेहद जरूरी और सधी हुई वापसी कही जाएगी। जरूरी तो बहुत ही, खासकर जब टीम का दूसरा सबसे अनुभवी बल्लेबाज बिल्कुल बिल्कुल विपरीत कहानी लिख रहा हो। मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वो लगातार दूसरे मैच में 0 पर आउट हुए हैं। हाँ, ये तो हाँ, अविश्वसनीय सा है। उनके पूरे वनडे करियर में ऐसा पहली बार हुआ है। और ये और भी ज्यादा चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि उन्हें आउट करने वाले गेंदबाज जेवियर बाटलेट थे, जो अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे। बिल्कुल नए गेंदबाज। बाटलेट की अंदर आती गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू हुए। पहली 2 गेंदें उन्होंने छोड़ी, तीसरी डिफेंड किए और चौथी पर चूक गए। और हैरानी की बात यह कि उन्होंने डीआरएस लेने की भी जरूरत नहीं समझी। शायद उन्हें पता था कि वो आउट है। और ये सब हुआ एडिलेड ओवल में, एक ऐसा मैदान जिसे कोहली का गढ़ माना जाता है। इस मैदान पर उनके नाम वनडे में लगभग 1000 रन हैं, 975 रन। हाँ, कमाल का रिकॉर्ड है वहाँ। ऐसे पसंदीदा मैदान पर लगातार दूसरे मैच में 0 पर आउट होना, ये मानसिक तौर पर भी काफी निराशाजनक होता है। लेख में उस पल का जिक्र है जब वो आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे। दर्शक खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। कोहली ने भी ग्लव्स उठाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। वो एक भावुक लम्हा था। कई इसे इस नजर से भी देख रहे हैं कि शायद ये ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर उनकी आखिरी वनडे पारी थी। ओहो, ये तो बड़ी बात है। अब यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसके बारे में लेख भी इशारा कर रहा है, कोहली का भविष्य। वो अब सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं, वनडे, और वर्ल्ड कप के बाद वनडे मैच वैसे भी कम हो जाते हैं। ऐसे में लगातार 2-0, वो भी एक अनुभवहीन गेंदबाज के खिलाफ, ये चयनकर्ताओं के सामने मुश्किल सवाल खड़े करता है। लेख में गौतम गंभीर और अजित आगरकर का जिक्र है। हाँ, चयनकर्ता। उनके लिए अब रोहित फॉर्म में लौट आए हैं, उन्हें बाहर रखना मुश्किल होगा। लेकिन कोहली के लिए आगे की राह अब उतनी आसान नहीं दिख रही। लेकिन क्या सिर्फ 2 पारियों के आधार पर इतने बड़े खिलाड़ी के भविष्य पर सवाल उठाना सही है,
या ये फॉर्म और उम्र का मिला-जुला असर है जिस पर चयनकर्ताओं को गंभीरता से सोचना होगा? देखिए, ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। निश्चित रूप से दो पारियां किसी के करियर का फैसला नहीं करती, खासकर कोहली जैसे दिग्गज के। लेकिन यहाँ संदर्भ महत्वपूर्ण है। उनकी उम्र, उनका सिर्फ एक फॉर्मेट खेलना, युवा खिलाड़ियों का कतार में होना और अगले बड़े टूर्नामेंट मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का अभी दूर होना, ये सब मिलकर स्थिति को जटिल बनाते हैं। चयनकर्ताओं को तात्कालिक फॉर्म के साथ साथ भविष्य की रणनीति पर भी विचार करना होगा। ये प्रदर्शन निश्चित रूप से उन पर दबाव बढ़ाएगा। सही कहा। चलिए बाकी बल्लेबाजों पर आते हैं। कप्तान शुभमन गिल का बल्ला भी खामोश रहा, वो सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि श्रेयस अय्यर ने मध्यक्रम में अच्छी पारी खेली, 77 गेंदों पर 61 रन बनाए। हाँ, अय्यर ने संभाला थोड़ा। और अंत में अक्षर पटेल ने भी 44 रनों का उपयोगी योगदान दिया। लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। जब भी लगा कि भारत एक अच्छी साझेदारी बनाकर मैच पर पकड़ बना रहा है, तभी विकेट गिर गया। जी। रन गति बढ़ाने के चक्कर में या दबाव में विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे। ऑस्ट्रेलिया के लिए लेग स्पिनर एडम जैम्पा ने शानदार गेंदबाजी की, 4 विकेट चटकाए उन्होंने। हाँ, जंपा ने कमर तोड़ दी मध्यक्रम की। और डेब्यू करने वाले बाटलेट ने भी 3 विकेट लेकर अपनी छाप छोड़ी। बिल्कुल, नियमित अंतराल पर विकेट खोना भारत की पुरानी समस्या रही है, खासकर विदेशी पिचों पर। साझेदारी पनपने ही नहीं दी गई। अंत में 9वें विकेट के लिए हर्षित राणा, जिन्होंने 24 रन बनाए, और अर्शदीप सिंह 13 रन ने कुछ संघर्ष जरूर दिखाया और टीम को 649 तक पहुंचाया। लेकिन एडिलेड की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर यह स्कोर मुझे लगता है कम से कम 20-25 रन कम था। हाँ, थोड़ा कम रह गया। अगर मध्यक्रम में 1 या 2 साझेदारियां और बन जाती तो शायद गेंदबाजों के पास बचाव के लिए बेहतर स्कोर होता। ये अगर मगर ही टीम को अक्सर पीछे धकेल देता है। और फिर आई गेंदबाजी की बारी। 264 रन बोर्ड पर थे, जिसे डिफेंड किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नामुमकिन था। शुरुआत भी अच्छी मिली थी। अर्शदीप सिंह ने खतरनाक मिचेल मार्श 11 को और हर्षित राणा ने फॉर्म में चल रहे ट्रेविस हेड को 28 पर जल्दी पवेलियन भेज दिया था। हाँ, 2 बड़े विकेट जल्दी मिल गए थे। उस समय लगा कि भारत मैच में वापसी कर सकता है, लेकिन यहीं से कहानी पलट गई। ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाज मैथ्यू शॉट ने 74 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली और उन्हें इस पारी के दौरान 2 जीवनदान मिले। 2? हाँ, 2। एक बार तो मोहम्मद सिराज ने पॉइंट पर उनका बिल्कुल सीधा कैच टपका दिया। ऐसी गलतियां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत भारी पड़ती हैं और यहां भी पड़ी। बस सिराज का छोड़ा हुआ कैच शायद मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस समय शॉट उतने सेट नहीं हुए थे और विकेट मिलता तो ऑस्ट्रेलिया पर दबाव बढ़ जाता। लेकिन उस जीवनदान के बाद उन्होंने मैट रेनशॉ के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए महत्वपूर्ण साझेदारी की। शॉट के आउट होने के बाद कूपर कोनोली नाम के एक और युवा बल्लेबाज ने मोर्चा संभाला और 61 रन बनाकर नाबाद रहे। हाँ, अंत तक खेले वो। उन्होंने मिचेल ओवन के साथ मिलकर टीम को जीत तक पहुंचाया। यहां भारतीय गेंदबाजी की कमजोरी खुलकर सामने आई। बीच के ओवरों में विकेट निकालने में पूरी तरह नाकाम रहे। जो काम ऑस्ट्रेलिया के लिए जंपा ने किया, वो भारत के स्पिनर या पेसर नहीं कर पाए। सही बात है। हर्षित राणा, जिन्हें शायद भविष्य के सितारे के तौर पर देखा जा रहा है, फिर से काफी महंगे साबित हुए। 8 ओवर में 60 रन दिए उन्होंने। लेख में उनके चयन पर भी सवाल उठाया गया है, खासकर जब आपके पास अनुभव का विकल्प हो। यहाँ कुलदीप यादव जैसे विकेट लेने वाले स्पिनर की कमी बहुत साफ खली। हाँ, कुलदीप होते तो शायद। उनकी मौजूदगी शायद बीच के ओवरों की कहानी बदल सकती थी, दबाव बना सकती थी, और रही सही कसर खराब फील्डिंग ने पूरी कर दी। एक कैच नहीं बल्कि 2 जीवनदान देना, ये दिखाता है कि फील्डिंग का स्तर भी गिरा है। हाँ, और सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो ऑस्ट्रेलिया के युवा बल्लेबाजों की तारीफ करनी होगी। मार्श और हेड जैसे बड़े नामों के जल्दी आउट होने के बाद मैथ्यू शॉट, मैट रेनशॉ, कूपर कोनोली, मिचेल ओवन जैसे कम अनुभवी खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी ली और दबाव में शानदार प्रदर्शन किया। बिल्कुल, कोनोली का अंत तक नाबाद रहकर मैच जिताना उनकी परिपक्वता और मानसिक दृढ़ता को दर्शाता है। ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के मजबूत ढांचे का भी प्रमाण है, जहां घरेलू क्रिकेट से निकले युवा खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर इस तरह का प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। उन्होंने दिखाया कि टीम सिर्फ कुछ बड़े नामों पर निर्भर नहीं है, ये भारत के लिए भी एक सबक है। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य बातें ये निकलती हैं। रोहित शर्मा का फॉर्म में लौटना भारत के लिए एक राहत की बात है, लेकिन विराट कोहली की लगातार 2 असफलताओं ने उनके भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। हाँ, ये चिंता का विषय है। गेंदबाजी में बीच के ओवरों में विकेट ना ले पाना और खराब फील्डिंग भारत की हार के मुख्य कारण रहे।
और नतीजा यह है कि सीरीज पहले 2 मैचों में ही हाथ से निकल गई। बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया ने दिखाया कि उनके युवा खिलाड़ी भी दबाव झेलकर प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि भारतीय टीम अहम मौकों पर बिखर गई। चाहे वो बल्लेबाजी में साझेदारी बनाने का मौका हो, गेंदबाजी में विकेट लेने का या फील्डिंग में कैच पकड़ने का। शुभमन गिल के लिए भी बतौर कप्तान ये एक कड़ा सबक रहा कि टीम को मुश्किल परिस्थितियों से कैसे निकालना है। सीखने का मौका। और अब श्रोताओं के लिए एक विचारणीय सवाल छोड़ जाते हैं। विराट कोहली का मौजूदा फॉर्म, उनकी बढ़ती उम्र और ये तथ्य कि वो अब सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं जिसमें मौके भी सीमित हैं, इन सब को देखते हुए क्या भारतीय क्रिकेट और चयन समिति के लिए ये एक संकेत है कि एक शानदार युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा है? क्या ये प्रदर्शन उनके बेहतरीन करियर के ढलान की शुरुआत है, या वो चैंपियन की तरह वापसी करने का मादा रखते हैं? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।